हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू वीज़ा गाइड, जिसमें कि हम आपके करियर को अब्रॉड कंट्रीज में सेटल करने के लिए लेटेस्ट इमिग्रेशन की न्यूज़, पॉलिसीज़ और बहुत सारे जो आपके पास रास्ते हैं आपका अब्रॉड में करियर बनाने के लिए, उनके बारे में हम आपको गाइड करते रहते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि जो भी स्टूडेंट्स या स्टडी करने के बाद जो भी, अगर आप कोई किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं जिसको कि यूज करके आप अब्रॉड कंट्री में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अब्रॉड कंट्री में जाते क्यों हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसकी एवज में हमारे को करेंसी मिलती है। जैसे कि हम अगर इंडिया में काम करते हैं, हमारी सैलरी इंडियन रुपीज़ में मिलती है। अब अगर हम यही काम हम किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं जिसका कि करेंसी एक्सचेंज वैल्यू इंडियन करेंसी में ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। यही एक कारण होता है कि हम लोगों के दिमाग में होता है कि जो हम अगर यहाँ पर इतना करियर अपना जो भी चल रहा है और इसमें ज़्यादा अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं, इट्स बेटर कि आप दूसरी कंट्री में मूव हो। अगर वहाँ आपको काम मिलता है और वहाँ जाकर कमाते हैं, आप 5-10 साल 15 साल, या अगर आप PR होकर सिटीजन बनना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट अगर आप वहाँ जाकर कमाते हैं 10 साल 15 साल, तो वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग्स करके आप यहाँ पर इंडिया में भेजते हैं और यहाँ आकर वापस आकर अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या अपना किसी भी तरीके का कोई काम करते हैं जिससे कि आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियां अच्छे से एंजॉय कर पाती हैं। ठीक है, तो ये है मोटिव बाहर जाने का। अब हम बात करते हैं, अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ITI किया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, या आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है या मास्टर्स करी हुई है, तो ये सब एजुकेशन करने के बाद, या आप 10th पास भी नहीं हो, आप 5th पास हो या 8th पास हो, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अब्रॉड कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जो कि आपके लिए यूजफुल होगी। इसमें आपके लिए जो भी रास्ता अच्छा होगा वो आप चूज कर सकते हैं बाहर जाने में, राइट, और वहां जाकर अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका पहला ऑप्शन जो है वो है स्टडी वीजा लेकर आप अब्रॉड कंट्री में स्टडी पर्पज से बाहर जाएं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जी, अगर कोई 5th पास है या 8th पास है या 10th पास है, तो क्या वो बाहर जा सकता है? देखिए, जो स्कूलिंग में है उनके पास ऑप्शन होते हैं कुछ कंट्रीज के कि स्कूल वीजा लगाकर जा सकता है। जैसे मोस्टली लोग कनाडा में जाते हैं और वो स्कूल का वीजा लगवा के बच्चों का, और उनके जो डिपेंडेंट्स पेरेंट्स होते हैं वो भी साथ जाते हैं। बट ये केसेस नंबर्स में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वीजा अगर आपने किसी ने भी करना है तो मिनिमम आप 12th पास हैं तो उसके बाद कीजिए। ठीक है, अगर आपने किसी बड़ी कंट्री में जाना है। अदरवाइज आप 10th पास भी हैं तो यू हैव सम ऑप्शंस टू मूव अब्रॉड फॉर योर स्टडीज, एंड आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करके या आप वहाँ पर जो आप फर्दर स्टडी करके भी आप अपना करियर बना सकते हैं, वर्क परमिट पर आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी वीज़ा का हम सबसे पहले हम इसके ना बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी वीज़ा पर किसी कंट्री में जाते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, USA या किसी यूरोपियन कंट्री में भी स्टडी करने जाते हैं, वहाँ पे ना सबसे जो मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है, आपको ड्यूरिंग योर स्टडीज आपको वर्क राइट्स मिल जाते हैं। हर एक कंट्री का एक अलग सिस्टम है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे वहाँ पर पढ़ाई करने आ रहा है तो ड्यूरिंग स्टडी उसको इतने आवर्स पर वीक अलाउड हैं काम करने के लिए, यानी कि लीगल वे में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप स्टडी वीजा पर जाकर कर सकते हो। तो सबसे पहला मेन बेनिफिट यही है, इसीलिए स्टडी वीजा वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल करियर ऑप्शन है अब्रॉड जाकर अपने आप को सेटल करने का।
ठीक है, आप पढ़ाई करने जा रहे हो, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने वहां के एक्सपेंसेस या ट्यूशन एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको वर्क राइट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि बाहर अब्रॉड कंट्रीज में वहां पे एक कल्चर है कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड कोई भी डिग्री कर या डिप्लोमा करने जा रहे हो, तो उसके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं, तो इसी कल्चर को वो मोटिवेट करते हैं, तो आपको वो वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं, राइट। लेकिन वो वर्किंग राइट्स किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में है, ये आपको जब भी आप स्टडी वीजा फाइल करवाते हैं, ये आपको चेक करना है। जो भी कंसल्टेंट से आप फाइल लगवा रहे हैं तो आप उससे जरूर बात करें कि क्या हम जो आप स्टडी प्रपोज कर रहे हो कि हम वो करने जाएं, तो क्या वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो वर्किंग राइट्स या उसको ऑथराइज है उसके लिए कि हम वहां पर पढ़ने जाएंगे तो कल को हमें वर्किंग राइट्स मिलेंगे, या आप जो भी स्टडी प्रोग्राम करने जा रहे हो तो क्या वो स्टडी प्रोग्राम एलिजिबल है। तो आपने ये 2 क्राइटेरिया को समझना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या उस स्टडी प्रोग्राम में, तो आपने वो स्टडी प्रोग्राम नहीं लेना, क्योंकि आपको उस पर वर्किंग राइट्स नहीं मिलेंगे और कुछ कोर्सेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स में नहीं मिलता। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई अंडर ग्रेड डिप्लोमा या डिग्री करने जाते हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा करते हो, तो उसमें स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ टाइम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। ये कंट्री टू कंट्री अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आपने वो समझना है जब भी आप वीज़ा लगवाने जा रहे हैं कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितने साल का मिलने वाला है। उस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में आपने करना क्या होता है, आपको फुल टाइम का वर्किंग राइट मिलता है, यानी कि पर वीक में 5 डेज वर्किंग, 8 घंटे का पूरा वर्किंग राइट्स मिल गए, और आप उसमें अपनी जो स्टडी है उसके रेलिवेंट आप काम कीजिए ताकि आपको पीआर होने में आसानी हो, ठीक है। ऑप्शन मिल गया आपको। थर्ड इसमें बेनिफिट क्या है, पीआर का। मैंने लास्ट लाइन बोली ना, पीआर होने में आसानी हो, तो पीआर क्या है, परमानेंट रेजिडेंसी। आप स्टडी वीजा पर जाते हैं, स्टडी करते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेते हैं, प्लस पीआर एलिजिबिलिटी के कुछ और क्राइटेरिया हैं, चाहे वो लैंग्वेज क्राइटेरियाज हैं, चाहे कुछ और है, लोकेशन के हैं, है ना। तो वो जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप पीआर की परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगा देते हो। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो कंट्री आपको परमानेंट रेजिडेंसी आपको अप्रूव कर देती है, तो आप वहां पर पीआर हो जाते हो। पीआर होने के बाद आप सिटीजन भी बन सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेनिफिट क्या है इसका, कि आप सिटीजन भी हो सकते हो उस कंट्री के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या चाहती हैं कि हमारे पास स्किल्ड पर्संस आए, जिनके पास अच्छी स्किल्स हो। और आप तो स्टडी करने ही जा रहे हो उस कंट्री में, आपने स्टडी भी कर ली, वहां का कल्चर भी अडॉप्ट कर लिया, आपने उनके कल्चर में रहकर काम भी कर लिया पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे, और उसके बाद आपको पीआर मिल गई। पीआर के बाद आपको सिटीजनशिप अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि आपको एक, अगर आप स्टडी वीजा पर किसी कंट्री में जा रहे हो, आपने स्टडी कंप्लीट करी, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे काम भी किया, लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो कि उस कंट्री में आपने पीआर नहीं लेनी, आपने फर्दर स्टडी करनी है किसी दूसरी कंट्री में जाकर। लाइक कि आप यूके में पढ़ने गए, आपने अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मास्टर्स आपने ऑस्ट्रेलिया करनी है, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है और वीजा ग्रांट होने में भी आपको इजी हो जाता है, बिकॉज आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप पढ़े हो, तो आपको ये वेटेज मिल जाती है नेक्स्ट दूसरी कंट्री में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री करने जा रहे हो या कोई रिसर्च प्रोग्राम करने जा रहे हो आफ्टर ईयर मास्टर्स, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। तो आप दूसरी कंट्री में जाकर भी अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि स्टडी वीजा पर आपका जो स्पाउस है या आपके किड्स, आप डिपेंडेंट वीजा पर उनको लेके जा सकते हो। तो जैसे स्पाउस होता है, आपने सुना भी होगा कि कनाडा और यूके या ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा चलता है कि डिपेंडेंट ओपन वर्क परमिट स्पाउस वीजा के ऊपर अपने स्पाउस को ले जाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि लड़कियों ने अपनी आईएलटीएस से पीटी इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया होता है, उनका वीजा लगता है और साथ में ही उनका डिपेंडेंट जो स्पाउस होता है यानी कि हस्बैंड है, उसका वीजा लग जाता है। अगर आपके किड्स भी हैं तो उनको भी आप साथ लेकर जा सकते हो, राइट। तो ये एक बेनिफिट होता है स्टडी वीजा पर अगर आप जा रहे हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी वीजा पर लेके जा सकते हो।
ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर मतलब आप स्टडी वीजा पर जा रहे हो, आपने वहां पर पढ़ाई करी, आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट किया, लेकिन अब आप चाहते हो, आपका जो गोल है, अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि मैं बाहर से पढ़ के अपना अच्छे नॉलेज गेन करने के बाद अपनी होम कंट्री में लाइक इंडिया में आकर मैं अच्छी किसी कंपनी में, किसी बड़ी एमएनसी में काम करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बढ़िया ही मिलेगी एज कंपेयर टू इफ यू हैड स्टडीड इन इंडिया और वही कोर्स किया होता तो उसमें वेटेज मिल जाती है आपको। मान लीजिए यूएसए से किया है, यूके से आपने किया है, ऑस्ट्रेलिया से डिग्री आपने की है, तो आपको अच्छी वेटेज मिल जाती है यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में, आपको अच्छे हैंडसम पैकेजेस मिल जाते हैं और किसी बड़ी एमएनसी में हो जाता है। तो ये होते हैं स्टडी वीजा के बेनिफिट्स। तो आगे हम फर्दर बात करते हैं कि जो स्टडी वीजा का प्रोसेस जो होता है या जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी बड़ी कंट्री आई मीन टू से लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, इन कंट्रीज में जाने का, तो इसमें क्या क्या आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने होते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपके एकेडमिक्स का। तो एकेडमिक्स में आपने क्या देखना होता है कि आपकी स्टडी जो आपने 12th करी है, क्योंकि आप 12th के बाद ही या तो अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड करने जा रहे हैं, तो आपने जो 12th करी है कौन से बोर्ड से करी है, कौन सा आपका पासिंग ईयर था और आपने कितनी परसेंटेज से करी है, क्या सब्जेक्ट्स थे, आपके मेन सब्जेक्ट्स में परसेंटेज क्या थी। तो ये सब आपने पहले एलिजिबिलिटी में देखना होता है। सेकंड थिंग, आपने गैप देखना होता है, स्टडी में कितना गैप आ चुका है, क्या वो गैप उन यूनिवर्सिटी में या उस कंट्री में एक्सेप्टेबल है क्या नहीं, वो इमिग्रेशन पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंग है क्या नहीं गैप, राइट। और वो गैप को फिल करने के लिए आपके पास एविडेंस है क्या नहीं। लाइक आप 12th के बाद सपोज करो 1 या 2 साल आप जॉब करने लगे कहीं पर, तो आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं, आपके पास सैलरी स्लिप्स है क्या नहीं, ऑफर लेटर है क्या नहीं, तो ये सब है क्या नहीं है, राइट। इसके बाद बात आती है कि आपका जो बड़ी कंट्रीज में जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं, तो लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। जैसे आईएलटीएस से पीटी का इंग्लिश लैंग्वेज का एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। तो वो आईएलटीएस या पीटी या टॉयफल कर रखी है, राइट। तो ये टेस्ट आपका क्लियर है या नहीं, या आपको अगर जाना है वहां पे बाकी एकेडमिक्स आपके क्लियर है, देन यू कैन मूव फॉर क्वालिफाइंग फॉर इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपने वो टेस्ट देना है, ठीक है। 2 साल के लिए वैलिड होता है आईएलटीएस या पीटी का, जैसे एग्जाम देते हैं नॉर्मली, तो वो 2 साल के लिए वैलिड होता है स्कोर उसका। और उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम इतना आपका स्कोर होना चाहिए। 4 बैंड्स होते हैं इंग्लिश के, तो वो बैंड्स में उतना मिनिमम स्कोर अगर है आपका, तो वीजा लगने में इजी हो जाता है और आपका यूनिवर्सिटी की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस इजीली क्लियर हो जाती है। तो वो आपको एलिजिबिलिटी के तौर पर देखना पड़ता है। सेकेंड जो मेन फैक्टर होता है ये आपको एलिजिबिलिटी देखने का, चेक करने का स्टडी वीजा के लिए, आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स, यानी कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, चाहे आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, या आपके कोई को स्पॉन्सर्स हैं लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपके कोई ताया ताई, चाचा चाची, इस तरह से हैं, है ना। बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि यू कैन प्रपोज योर को स्पॉन्सर्स अलोंग विद योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको उनका फाइनेंशियल प्रोफाइल देखना पड़ता है कि उनके पास फंड्स कितने हैं अवेलेबल, क्योंकि हर कंट्री का क्या रूल होता है। कुछ कंट्री का क्या होता है कि लेटेस्ट फंड चल जाते हैं, कुछ कंट्रीज में ओल्ड फंड चाहिए होते हैं कि 3 to 6 मंथ्स पुराने फंड चाहिए होते हैं। तो उसके साथ साथ आपका बैंक लोन अगर कराना है, आपके पास पूरा कंप्लीट फंड नहीं है, तो बैंक लोन अगर कराना पड़ता है ट्यूशन फीस के लिए, तो वो हो सकता है क्या नहीं है। आप उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपके पेरेंट्स की जो भी आपके जो बैंक लोन जो इसके जो बोरोवर बनेंगे, मतलब जो उसको पे करेंगे, आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो आपके नॉर्मली पेरेंट्स ही होंगे। तो पेरेंट्स की इनकम के सोर्सेज हैं क्या नहीं है, उनके आईटीआर के डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है, तो ये अगर सारी चीजें हैं तो आपका बैंक लोन भी हो जाता है। तो आपने फंड्स देखने हैं, फंड्स के साथ साथ उनका जो पेरेंट्स या स्पॉन्सर जो भी हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके प्रूफ्स, प्लस उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स, जिससे कि पता चले कि वो कितना किस लेवल पर है आप उनके फाइनेंशियल्स के मामले में। इसके साथ साथ उनके पास कोई करंट एसेट्स हैं वो कितनी है, इमूवेबल एसेट्स कितनी है, पूरा एक वेल्थ कितनी है ओवरऑल, जो कि आपको हेल्प करती है जब आपकी वीजा फाइलिंग होती है, या कुछ कंट्रीज में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये जेन्युइन है क्या नहीं, उसको जज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इनका कंट्री टाइप्स, फैमिली टाइप्स, फंड्स, एकेडमिक सारे प्रॉपर हैं या नहीं, राइट।
ये क्लियर होने के बाद आपको अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्लियर करनी पड़ती है कि आप स्टडी वीजा पर जा रहे हो किसी कंट्री में, तो उसका पर्पस क्या आपके माइंड में, आप वो स्टडी करने के बाद करने क्या वाले हो। तो ये अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका क्लियर है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन कि आपने स्टडी वीजा पर किसी कंट्री में जाना है। वहां जाने के बाद वहां पढ़ाई करके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में काम करके अपना करियर बनाना है, पीआर लेनी है, सिटीजन बनना है। ठीक है, वन ऑफ द ऑप्शन ये हो गया। अब बात आती है कि +2 के बाद के लिए तो ये ऑप्शन हो गया, जो +2 से कम है यानी कि जो 10th पास है उनके लिए भी ऑप्शन है, या जो स्टूडेंट्स इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए या नहीं कर सकते तो उनके लिए भी ऑप्शन है, या जिनका गैप बहुत ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि जिन कंट्रीज की पहले हम बात कर रहे हैं कि बड़ी कंट्रीज, तो इनमें क्या होता है, एक गैप की लिमिट होती है। किसी कंट्री में गैप एक्सेप्टेड होता ही नहीं है, किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है, किसी में 5 साल का भी हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर गैप हो चुका है तो उनके लिए क्या, सपोज करो आपकी एज 30 ईयर्स हो चुकी है, आपने 10th आपने 18th ईयर में करी थी, तो 12 साल का जो गैप हो चुका है, तो इसके लिए कोई आपके लिए कोई ऐसी कंट्री है जो एक्सेप्ट करती है, या 10 साल का गैप एक्सेप्ट करती है, या 5 साल का आपका +2 के बाद गैप एक्सेप्ट करती है, या आपकी 10th पास आउट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो आपको ऑप्शन देती हैं, जैसे कि साइप्रस आज की डेट में बहुत अच्छी बूम पे चल रहा है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है एंड इट्स गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ शेंगन जोन, राइट। तो इसलिए वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं कि आगे एक शेंगन कंट्री बनने वाली है, तो 29 जो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज होंगी शेंगन जोन की, तो आपको इजीली मूव हो सकते हो विदाउट एनी वीजा। अभी वो गाइडलाइन भी आ जाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इसलिए बच्चे जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हायर गैप भी एक्सेप्टेड है। आपका अगर इंग्लिश का टेस्ट स्कोर अगर उसमें 4 बैंड्स है, 4.5 बैंड्स है, तब भी आप कुछ कोर्सेज हैं आप जा सकते हो। अगर विदाउट इंग्लिश की टेस्ट के भी अगर आपने जाना है, तो जैसे सिंगापुर, मलेशिया वगैरह ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि विदाउट इंग्लिश के एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किए हुए आप जा सकते हो। आपका गैप ज्यादा भी हो चुका है तब भी जा सकते हो। ठीक है, कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर कि आप कोई प्रोग्राम करने जा सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हो। जैसे कनाडा का कुछ चलता है कि SX1 वीजा है, जैसे आप मैंने एक वीडियो भी बनाई थी SX1 के ऊपर। तो वो वीजा के ऊपर क्या है कि कोई आपको आइल्स नहीं चाहिए, आपका गैप ज्यादा भी हो चुका है, आपकी एज ज्यादा भी हो चुकी है, इवन देन यू कैन गो फॉर स्टडी टू कनाडा। बट उसमें क्या होता है, SX1 में क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हो कि उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी नहीं है और वर्किंग राइट्स भी नहीं है ड्यूरिंग योर स्टडीज। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप स्टडी वीजा पर जाकर आप वहां पर अपना करियर बना सकते हो, अपनी नॉलेज एनहांस कर सकते हो, पीआर हो सकते हो, सिटीजन बन सकते हो। तो ये आपने देखना है कि आप किस लेवल पे खड़े हो कि आप स्टडी वीजा कर सकते हो क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर आप स्टडी पर नहीं जाना चाहते, कुछ स्टूडेंट्स का या पर्सन्स का ये सोचना होता है कि हमारे को स्टडी छोड़े हुए 5-7 साल 10 साल हो चुके हैं, अब हम फर्दर स्टडी नहीं कर पाएंगे, दोबारा से अगर कंटिन्यू करनी पड़ती है लाइफ में, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम अब्रॉड जाकर अपना करियर बना सके। तो फ्रेंड्स उनके लिए सेकंड मेन ऑप्शन आता है वर्क परमिट्स एंड वर्क वीजा का। अब मोस्टली क्या होता है, जो 10th से कम पढ़े लिखे हैं, कोई 5th या 8th पास है या कोई 10th पास भी है, तो नॉर्मली उनके माइंड में क्या होता है कि हम गल्फ कंट्री में जाते हैं, लाइक आप दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, मस्कट जाते हैं, ऐसी लोकेशंस पर आप जाते हैं। ठीक है, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन का बेसिकली काम होता है, उसमें पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, आप मेसन वर्कर या वेल्डर है। ठीक है, तो आप इस तरह के काम में जाते, तो आप वन ऑफ द ऑप्शंस ये होता है जो कि कम पैसे में भी काम हो जाता है, आपको कोई लैंग्वेज के बैरियर्स नहीं होते वहां पर, है ना, आप इजीली चले जाते हो। 2 से 3 साल का वर्क परमिट लगा, 12 घंटे काम किया, वो आप एक वन ऑफ द ऑप्शंस लेके चल सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर 10th पास हैं या उससे ज्यादा हैं, या 10th से कम है, ECR पासपोर्ट है आपका, इवन देन बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के ऑप्शन होते हैं, लाइक यूरोपियन कंट्रीज में ऑप्शंस होते हैं जिस पर कि आप या तो एग्रीकल्चर वर्कर के बेसिस पे, हॉर्टिकल्चर वर्कर के बेसिस पे, या आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हेल्पर के बेसिस पे भी आप यूरोपियन कंट्री में वर्क वीजा पर जा सकते हो, वर्क परमिट लेकर।
तो उसके लिए क्या करना होता है वो प्रोसेस मैंने एक वर्क वीजा की एक वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। अगर आप गल्फ कंट्री के अलावा यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हो तो यूरोपियन कंट्री के लिए आपके लिए क्या है कि वहां से अगर आपकी पढ़ाई कम है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि 10th पास आउट हो या 8th पास आउट हो या +2 पास भी हो, तो नॉर्मली आपको अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब मिलेंगी अगर आपका एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, इसमें फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों चलते हैं। बट इस कैटेगरी के लोग इवन जो ITI किए हुए हैं या पॉलिटेक्निक भी किए हुए हैं, आपको 5-7 साल का एक्सपीरियंस भी है, इवन देन आप मैक्सिमम सेमी स्किल्ड जॉब में जाओगे, आप स्किल्ड कैटेगरी में नहीं आओगे। फ्रेशर्स है तो मतलब अनस्किल्ड में ही जाओगे, आप अनस्किल्ड हेल्पर लेबर टाइप की जॉब्स में जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको आप अपना डॉक्यूमेंट्स देते हो किसी रिक्रूटर को या कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो या आप डायरेक्ट भी अप्लाई करते हो, आपका कोई नोन टू बैठा है अब्रोड कंट्री में तो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट्स वो निकलवाता है, कहीं से जॉब ऑफर दिलवाता है एम्प्लॉयर से। तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद वहाँ के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट से आपकी एंट्री करानी होती है। वो करवाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। यहाँ इंडिया आने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है, किसी में मेडिकल कराना होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें कराने के बाद आप अपॉइंटमेंट एम्बेसी में आती है। एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बाद आप पेपर सबमिट कराते हो, आपका एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका वीज़ा सब कुछ ठीक रहता है तो वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आप फ्लाई कर जाते हो, वहाँ जाकर काम करते हो। वो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या होते हैं, 9 महीने के भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, राइट। या आपको वहां जाकर आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड बन जाता है, TRC कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ सा प्रोसेस है जो आप वर्क वीजा पर, वर्क परमिट पर आप जा सकते हो। अब बात आती है कि यूरोपियन कंट्री ही क्यों और यूरोपियन कंट्री में जाने का बेनिफिट क्या है। यूरोपियन कंट्री में फ्रेंड सबसे ज्यादा इसलिए लोग जाते हैं, आपने देखा भी होगा कि वहां पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहे हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आप वहां गए वर्क वीजा के ऊपर, वर्क परमिट है आपके पास, आपका TRC कार्ड बन गया, आप लगातार 5 साल काम करते रहते हैं। नॉर्मली यूरोपियन कंट्री में क्या 5 साल अगर लगातार आपने TRC कार्ड बनने के बाद 5 साल अगर आपने काम कर लिया, टैक्सेस पे कर दिए और वहां की उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है वो आपने क्लियर कर लिया, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर PR, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई करते हो, एलिजिबिलिटी बन जाती है और सब कुछ ठीक रहता है, आपका PR मिल जाती है। वहां पर जाने के और बेनिफिट क्या है, आपको PR मिल गई, आप आगे सिटीजनशिप करना चाहते हो और PR होने के बाद आपको जब वहां का रेड पासपोर्ट मिलता है तो उस पासपोर्ट पर अराउंड 127 कंट्रीज के राउंड आपको एक्सेस मिल जाता है कि आप या तो विदाउट एनी वीजा या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है। आप बड़ी कंट्री में मूव कर सकते हो, लाइक USA जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, इजीली आपको वीजाज मिल जाएंगे और बहुत सारी बड़ी कंट्रीज में तो ऑन अराइवल वीजाज है और वीजा ग्रांट रेशियो भी बहुत अच्छा होता है। और आप अगर 5 साल वहां काम करने के बाद PR हो जाते हो तो आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो वहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि आप एक तो एक अच्छे वर्किंग कल्चर में रह चुके हो, इंग्लिश कल्चर में रह चुके हो, तो वहां आप दूसरी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हायर हो जाते हैं। इसके बाद क्या बेनिफिट होता है, आप अगर वर्क परमिट पर, वर्क वीजा पर जा रहे हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी बुला सकते हो। इसके बाद अगर आपका स्किल्ड वीजा लग जाता है, स्किल्ड कैटेगरी में, स्किल्ड कैटेगरी क्या होती है, जो बैचलर्स या मास्टर्स वाले हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या जो हाईली डिमांडेड जॉब्स हैं लाइक IT सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में, रिसर्च में, इस तरह की जॉब्स हैं, आपका यूरोपियन यूनियन में एक ब्लू कार्ड बन जाता है, उसे कहते हैं स्किल्ड कैटेगरी का यूरोपियन यूनियन का ब्लू कार्ड। वो एक होता है कि आप अपने कल को फैमिली रीयूनियन करना चाहते हो, अपनी आप स्पाउस को बुलाना चाहते हो, अपने बच्चों को बुलाना चाहते हो, तो एक फैमिली रीयूनियन वीजा होता है, उसके ऊपर आप उनको बुला सकते हो, वहां पर जब तक आपका वीजा है वो वहां रह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट होता है, आप अपने डिपेंडेंट्स को, स्पाउस को बुला सकते हो, बच्चों को बुला सकते हो। इसके बाद बात आती है कि और बेनिफिट क्या है। आप अगर वर्क परमिट पर जा रहे हो, वर्क वीजा लगवा कर जा रहे हो, वहां पर आपको ये लगता है कि यस आपको स्किल्स और इंप्रूव करनी है, आप वहां पर स्टडी भी कर सकते हो, स्टडी करने के बाद फिर वहां पर वर्क कर सकते हो, इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। बट नॉर्मली व्हाट पीपल डिसाइड इज कि वहां पर गए, काम करने लगे, टैक्सेबल में काम कर रहे हैं, दैट्स इट, वहीं पर ही अपना ट्रैक बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो,
और जल्दी से जल्दी पीआर के लिए एलिजिबिलिटी बनाकर पीआर हो जाए और अपनी फैमिली को भी बुला लो। तो ये पाथ है, ये बेनिफिट है वर्क वीजा पर यूरोपियन कंट्रीज में जाने के। इसके अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं, जैसे आजकल आपके सुनने में आ रहा होगा कि रशिया का बहुत ज़्यादा आपने सुनने में आ रहा होगा, हालांकि बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रशिया में चले जाएंगे या और कोई कंट्री में, सिंगापुर वगैरह में या मलेशिया वगैरह में भी मेरे को मिल जाए अगर कोई वर्क वीज़ा, तो उसमें जा सकते हैं क्या, या इसके अलावा कोई मिल जाता है क्या? यस, यूरोपियन कंट्रीज के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। इवन अगर आप जैसे 12th की हुई है, आप अगर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा वर्क परमिट पर, तो उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं। कुछ जैसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है जो कि एक लॉटरी सिस्टम, बैलेट सिस्टम है, तो उसमें आप जा सकते हो। ऐसे ही अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, सपोज करो कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो कि आपको वर्क स्पॉन्सर कर देता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। यस, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपको IELTS से PT क्लियर करना पड़ता है, उसमें कुछ मिनिमम बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप पूरी करो तो आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है बड़ी कंट्री का भी। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिचुएशनल बेस्ड होते हैं, कुछ सीजनल वीज़ाज भी होते हैं जो कि कंट्रीज निकालती रहती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज़्यादातर चलते रहते हैं, सीजनल वीज़ा भी चलते हैं, और जैसे वहाँ पे साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं तो साइक्लोन के बेस पे रिकवरी वीज़ाज भी निकालते हैं। न्यूजीलैंड भी मोस्टली निकालता है, तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हो, राइट। उसमें इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बट उसमें अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो देन यू कैन गेट अ चांस फॉर वर्क वीज़ा देयर, तो आप वहां जाकर काम कर सकते हो। तो नॉर्मली इन शॉर्ट बताएं कि अगर आपकी एजुकेशन 10th या 8th भी है, आपका पासपोर्ट ECR है या नॉन ECR है, तो आप यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली फेमस है ये कि आप वहां मूव करते हो। इसके अलावा अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है, कोई टेक्निकल बैचलर डिग्री लाइक BTech है या BSc है या B Pharma है, या आप मास्टर्स डिग्री करी हुई है आपने और एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बाद आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? जी हाँ, आप स्किल्ड कैटेगरी में आ सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है किसी अच्छी कंपनी में, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, आप स्किल्ड वीजा पर जा सकते हो। आपको कोई एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीजा है, या जैसे कुछ कंट्रीज के स्टेट नॉमिनेटेड, कंट्री नॉमिनेटेड वीजाज होते हैं, उसके लिए आपको स्किल असेसमेंट करानी होती है, आपको इंग्लिश एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। ये सब आपका अगर पूरा हो जाता है तो देन यू कैन गेट अ चांस टू वर्क ओवर देयर ऑन वर्क वीजा एंड यू कैन कॉल योर स्पाउस एंड ऑल डिपेंडेंट्स देयर। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें भी, लेकिन उसके लिए क्या आपको ये देखना है कि आपकी स्टडी कहाँ पर है, आप स्किल्ड कैटेगरी में है, सेमी स्किल्ड में या अनस्किल्ड में, उसी के हिसाब से आप टारगेट बनाइए कि आपको क्या करना है वर्क वीजा पर अगर जाना है। इसके अलावा ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, जो मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं वो रिसर्च करने जाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो रिसर्च प्रोग्राम को चूज करके वहां दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। रिसर्च प्रोग्राम में आपको स्टाइपेंड मिलता है, इवन कुछ कंपनीज में भी आप रिसर्च करने जा सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है आपकी अगर यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, या आप यहाँ इंडिया में भी रिसर्च स्कॉलर हो या कर चुके हो अपनी रिसर्च PhD कर चुके हो, उसके बाद अगर आप जाना चाहते हो तो आप हाईली स्किल्ड प्रोग्राम के अंडर आप वो अब्रॉड कंट्रीज जाते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है वर्क वीजा या वर्क परमिट्स के ऊपर जाने का, जिसमें जाकर आप अपना करियर वहां बना सकते हो, PR हो सकते हो, डिपेंडेंट्स को बुला सकते हो, आप सिटीजन भी बन सकते हो। थर्ड कैटेगरी आती है, दो हमने डिस्कस कर ली, स्टडी वीजा एंड सेकंड वर्क वीजा। थर्ड कैटेगरी आती है, बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट करते हैं कि वो टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो विजिटर वीजा है या टूरिस्ट वीजा जिसे हम कह रहे हैं, ये विजिटर वीजा का ही पार्ट है टूरिस्ट वीजा, कि आप विजिट करने जा रहे हैं। उसके पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, आप कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, आप कोई कॉन्फ्रेंस है, आप अपने रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, आपका रिलेटिव कोई वहाँ है वो बीमार है उसकी हेल्प करने जा रहे हैं, आप विजिटर वीजा के ऊपर आपकी अपने ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, या आप उस कंट्री को कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस को आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, तो वो होता है टूरिस्ट वीजा। एज अ टूरिस्ट अगर जाते हो तो नॉर्मली विजिटर वीजा की क्लास है बाकी से जो, और ये भी विजिटर वीजा की ही क्लास है। तो नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं, इस वीजा पर जाते हैं, उनका कोई ना कोई नोन टू वहां रहता है, कोई रिलेटिव रहता है जो कि उनके लिए कोई
वर्क स्पॉन्सर करवा देता है। ठीक है, अब लोगों के दिमाग में आता है कि क्या जी ये टूरिस्ट वीजा जो है वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, ये ऐसा इजी वे नहीं है। पीछे कुछ कंट्रीज ने किया हुआ था कि जो टूरिस्ट वीजा पर या विजिटर वीजा पर अब्रोड गए थे, अगर उनकी स्किल्स हैं और उनको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो कि उनको वर्क स्पॉन्सर कर देता है, जैसे कि कनाडा में बहुत सारे लोगों ने किया, जो कि LMIA एक वर्ड सुना होगा, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, और उसके LMIA बेसिस पे उनकी जॉब वहां पर एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर कर देता था। अगर वो विजिटर वीजा पर भी गए होते थे तो फर्दर वो आगे वर्क वीजा अप्लाई कर देते थे बेस्ड ऑन द पेपर्स ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सर है उसके पेपर्स के बेसिस पे उनका वर्क वीजा अप्लाई हो जाता था और वो काम भी करने लग जाते। लेकिन अभी रूल्स चेंज होते रहते, इमिग्रेशन के रूल्स चेंज होते रहते हैं, ये स्टेशनरी नहीं रहते, सेम नहीं रहते हमेशा। इसीलिए ही हम अपने चैनल पर ये वीडियोस बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिले कि इमिग्रेशन के रूल चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, यही नॉलेज हम आपको देते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप विजिटर वीजा पर जाकर वहां कुछ कर सकते हैं, होते हैं बहुत सारे रास्ते कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि किस कंट्री में ये ऑप्शन अवेलेबल है, किस में नहीं है, या वो ऑप्शन चूज करके आपको सक्सेस कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, ये आपको पहले डिसाइड करना होता है, पूरा समझना होता है, तभी आप डिसाइड करते हैं। तो नॉर्मली जो अगर हम बात करें, इस वीडियो का जो मोटिव है कि आप क्या क्या वेज हैं जिसके ऊपर अब्रोड कंट्री में जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, फैमिली बुला सकते हैं, PR हो सकते हैं, सिटीजन हो सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो रहता है, जो स्टूडेंट लेवल पे जो कि स्टडी करने जा सकते हैं, उनका मन भी है अभी स्टडी पर जाएं और आगे करियर बनाएं, तो उसका ये मोटिव होता है, मतलब सबसे पहला ऑप्शन है स्टडी वीजा का, जो कि बहुत फेमस है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो अगर आपके गैप ज़्यादा हो चुके हैं, स्टडी में इतना इंक्लिनेशन नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वर्क वीज़ा ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो अभी हमने बात करी विजिटर वीज़ा के ऊपर का कोई अगर प्लान है तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं, आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, या आप किसी समझदार कंसल्टेंट के पास जाकर अपने करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, जिससे कि आपको राइट पाथ मिले, आप राइट डिसीजन बना पाओ अपनी लाइफ का, अपने फंड्स के अकॉर्डिंग, अपनी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि आप राइट कंसल्टेंट को चूज करें। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है इन सब चीजों को लेकर, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, हम आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम पोस्ट करें आपके पास सबसे पहले जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उससे अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी आपके लिए।